तो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? सब के सब उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, अभी हमारी ए लेवल्स की फिजिक्स की क्लास ही चलेगी। ए लेवल्स की, एएस लेवल की फिजिक्स की क्लास ही चलेगी, क्योंकि मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फार्मूला पढ़ाना है जो कि ओ लेवल्स वालों के सिलेबस में नहीं होता, जो कि ओ लेवल्स वालों के सिलेबस में नहीं होता। ठीक है, उस फार्मूले के बाद मैं आपको वेव्स की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा कौन सा फार्मूला है, ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जो आप लोगों का होता है और ओ लेवल्स में नहीं होता? देखिए, अभी अभी आपने ताज़ा ताज़ा इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ा है, ताज़ा ताज़ा इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ा है, जिसका मतलब क्या है? I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। मैंने आपको इस I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी को आगे की तरफ कैरी कराना है और इस फॉर्मूले को मजीद ड्राइव करना है। इस फॉर्मूले से कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कॉन्सेप्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट निकालना है कि जो के ओ लेवल्स वालों के चैप्टर में नहीं है, उनके सिलेबस में नहीं है। तो काम कीजिए, प्लीज फिजिक्स की कॉपी खोले रखिए, फिजिक्स की कॉपी खोले रखिए और यहाँ जाके नेक्स्ट अपनी हेडिंग दीजिएगा प्लीज। जी, हेडिंग दीजिए द आइडिया ऑफ क्या? आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप देख सकते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर हम बेसिक बातें ओ लेवल्स वालों के साथ करते हैं और जब उनकी क्लास में ख़त्म कर देता हूँ तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बस मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपके पास्ट पेपर्स वाली बात की तरफ आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से। ठीक है जी, मुझे ज़रा आपको आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाना है। आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आइडिया कहीं से लेकर आते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी, आई होप यू नो व्हाट इज meant by velocity. Velocity is something like displacement over time. दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है ड्रिफ्ट और एक लफ्ज है वेलोसिटी। एक लफ्ज है ड्रिफ्ट करना और एक लफ्ज है वेलोसिटी करना। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग है जी। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज meant by ड्रिफ्ट? ड्रिफ्टिंग है जी। बेटा जो पढ़ा रहा हूँ पहले प्लीज टॉपिक को वाइंड अप करने दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। टोक्यो ड्रिफ्ट, ओके, टोक्यो ड्रिफ्ट जी, वही वाला ड्रिफ्ट, वही वाला ड्रिफ्ट। वो पता नहीं कौन सा वाला सीन होता है जिसमें पहली दफा हीरो जाता है, ठीक है, हैंड ब्रेक खींच कर गाड़ी को फेरना। ओके जी, ओके बेटा, दिस इज नॉट वेव्स, दिस इज स्टिल दिस इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज स्टिल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी में मैं एक नई बात इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कौन सी वाली? मैं इलेक्ट्रिसिटी में नई बात इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आपने जो I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी पढ़ा है, उसी क्यू ओवर टी को मैंने आगे कैरी करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी असल में कहते हैं, देखिए, ओके सुनिएगा जरा प्लीज। जब वो जो जो भी आप टोक्यो ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, आई थिंक फास्ट एंड फ्यूरियस 1 है कि जो भी है, मुझे नहीं पता 2 में, जब वो नया ना, वो जो हीरो जब नया नया पहली दफा जाता है ड्रिफ्ट करने, तो उसको जब वो गाड़ी देते हैं कि यार इस मॉल में से होते हुए, इसके ड्राइव में से होते हुए ऊपर तक लेके जाओ, ठीक है। इट इज अ ड्राइविंग टेक्निक where the driver intentionally oversteers with loss of traction while maintaining control and driving the car through the entirety of a corner। ओ तेरी खैर गूगल माफिया, ये गूगल माफिया यहाँ से क्या कर रहे हो भाई? गूगल से वो करके भेज दिया इतना लंबा चौड़ा अजीब गरीब सा जुमला। खैर जो भी है, जो भी है, मैंने गाड़ियों की, गूगल गाड़ियों का आपको थोड़ी ना सिखाना है यार सीन। मैं आपको बस हल्का फुल्का आइडिया सुना रहा हूँ। कौन सा वाला आइडिया? कि वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली मूवी तो सबने देखी होगी कि जब वो भाई गाड़ी को ड्रिफ्ट करता है तो छिलनी छिलनी हो जाती है गाड़ी। उस बड़े पतले से रास्ते से जब गाड़ी को ऊपर लेके जाता है तो गाड़ी लेफ्ट पे भी टक्कर खा रही होती है, राइट पे भी टक्कर खा रही होती है और बड़ा रगड़ा लग रहा होता है गाड़ी को। लेफ्ट दरवाजा भी टूट जाता है, राइट का दरवाजा भी टूट जाता है, ठीक है। सो जब वो रगड़ खाते खाते या गाड़ी घूमते घूमते फिरते फिरते जब दूसरे एंड तक जाती है, ओके, उसको ड्रिफ्ट करना कहते हैं। अब बेसिकली चार्जेस जो हैं, जब जब हम किसी कंडक्टर की देखें, एक बात बताएं, यहाँ पे आपने जिक्र किया कंडक्टर का,
पिछले पेज पे आपने जिक्र किया कंडक्टर का। मैं आपसे जानना चाहूंगा व्हाट डू यू मीन बाय अ कंडक्टर। इससे पहले कि हम आगे मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाऊं, प्लीज बताइए व्हाट इज अ कंडक्टर। इट इज अ सॉलिड दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले एक काम कीजिए, पेज के हेडर पे या पेज की साइड पे जरा यहाँ पे पेज के हेडर पे जो भी पिछले पेज पे आपने कंडक्टर लिखा था उस कंडक्टर को अंडरलाइन कीजिए, वहां लिखिए व्हाट इज इट। इट इज अ सॉलिड, any solid material, a solid material or a solid that allows what, that allows the flow of charges or that allows the electrical current, that allows the electrical current, that allows the electrical current to pass through, that allows the electrical current to pass through, या फिर कह दीजिए that allows the flow of charges, that allows the electrical current to pass through, or that allows the flow of charges, that allows the flow of charges। अभी भी अगर मैं कहूँ कि जी आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड कि वो चार्जेस पॉजिटिव हैं कि चार्जेस नेगेटिव हैं, चार्जेस पॉजिटिव हैं कि चार्जेस नेगेटिव हैं, ठीक है, इस बात को मैं एंड पे कहीं कल दोबारा डिस्कस कर लूंगा ओ लेवल्स वालों के साथ कि एक होता है एक्चुअल करंट और एक होता है कन्वेंशनल करंट, खैर जो भी होता है। व्हाट इज कंडक्टर? इट इज अ सॉलिड दैट अलाउज द इलेक्ट्रिकल करंट टू पास थ्रू और दैट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, ठीक है। अच्छा, अब उस कंडक्टर का सीन क्या होता है? वो कंडक्टर अगर कोई, अगर मैं कहूँ ज्यादातर कंडक्टर्स की एग्जांपल्स क्या होती हैं ज्यादा, तो कंडक्टर की तरह मुझे प्लीज एग्जांपल दे दीजिए। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स? सर टेक मेटल्स, ठीक हो गया। ओके, मेटल्स में क्या होता है? अगर मैं थोड़ी सी इसकी केमिस्ट्री के हिसाब से बताऊं, मेटल्स में क्या होता है? सी ऑफ, सी ऑफ व्हाट? सी ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ डी localized, C of delocalized, delocalized, जिनको हम ओ लेवल्स में फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। They are the C of delocalized electrons in what? In a lattice of, in a lattice of positive ions, in a lattice of positive ions, okay। If I say there is a C of free mobile delocalized electrons in a lattice of positive ions, okay हो गया, okay हो गया। तो फिर एक काम करिए, जरा एक काम करिए, इसको ड्रॉ करके दिखाइए। If I say there is this हाँ जी, if I say this is a metallic wire, if it is a wire of length L, देखते हैं जरा क्या चीज है ये। It is a conducting wire, it is a metallic wire, a metallic wire or a wire that conducts electricity। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सर वो पॉजिटिव आयंस होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर अगर ये वाले पॉजिटिव आयंस होंगे तो मुझे प्लीज एक बात बताइए,
कि जो इसके ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर मैं कहूँ यहाँ पे इस तरह से और भी ऐसे हैं, और ज्यादा जैम पैक कर दूं, हाँ जी जी, if I say this is, these are those positive ions, these are those, this is a lattice of positive ions, ठीक, is it necessary to write all this because it is very basic O levels? ओ पुत्र जी थोड़ा देर सब्र तो करो, आपको भी बेसिक O levels का मजा ना आया तो मेरा नाम बराबर कर देना, ठीक है। एक तो तुम लोग पता नहीं इतने खुद से फैसले क्यों करते हो यार, लिखवा रहा हूँ यार, लिखते जाओ, क्यों नहीं लिखना है आपने, लिखवा रहा हूँ बेटा, इसमें बेसिक है कि अभी देखना है इसमें होता क्या है, फिर थोड़ी देर सब्र करो ना, पता चल जाएगा। इतना बेसिक होता तो मैं O levels की क्लास में पढ़ा रहा होता। सब्र तो करो ना यार, लिखो तो सही साथ में, ये क्या करते हो, बिल्कुल मुझे ना इस तरह से डिस्टर्ब ना किया करो प्लीज। एवरीथिंग जो भी मैं लिखवाता हूँ इट इज नेसेसरी टू राइट, एक एक लफ्ज जो लिखवा रहा हूँ लिखना है यार, ये कॉमन सेंस है, जैसे ये एक रूल है, पहले से रूल है। नोट्स बनाए प्रॉपर बेटा, बाद में सारा डिस्टर्ब होएगा, सारा सीक्वेंस खराब होएगा। मैं इतना दिमाग लगा के कर रहा हूँ कि ओ लेवल्स वालों के साथ ये पढ़ाऊंगा, उनके बाद में वो पढ़ाऊंगा, ये भी नोट्स बनाएंगे, वो भी नोट्स बनाएंगे। बच्चों की तरह ना बिहेव करो प्लीज, थोड़े बड़े हो जाओ यार, बड़े हो जाओ प्लीज। सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हो, पहली ड्राइंग मुझसे खराब बनी, हटाओ इस सारे। आधा फोकस इधर है, आधा फोकस अब उधर होता है। मैं जरा लेटेस्ट सही तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बनाओ भाई बनाओ, मैं वैसे ही टाइम जाया कर अपना जी। ये हो गया एक वायर दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इसमें ना ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जी। there is this a sea of delocalized free mobile electrons in what, in a lattice of positive ions, okay okay okay। मुझे प्लीज ये बताओ, ये जो लैटिस बोला है मैंने, बट इसमें लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस, लैटिस का मतलब क्या होता है, वो फिक्स्ड होते हैं, दे कैन नॉट मूव, है जी। पॉजिटिव आयंस कैन नॉट मूव, पॉजिटिव आयंस कैन नॉट मूव, ओके। अब अगर मैं कहूं कि जी दैट इज हेल्ड इन, यस लैटिस का मतलब होता है हेल्ड इन फिक्स्ड पोजीशंस। लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस में क्या चल रहा है, दे आर हेल्ड, प्लीज लिखिए, दे आर हेल्ड इन फिक्स्ड पोजीशंस, ठीक है, दे आर हेल्ड इन फिक्स्ड पोजीशंस, ओके। मेरे पास जगह नहीं है, प्लीज आप जरूर लिखिएगा, प्लीज आप लोगों ने जरूर लिखना है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं व्हाट आर दीज, ये क्या कर रहे हैं, दे आर हेल्ड इन देयर फिक्स्ड पोजीशंस, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट मूव, ओके। इलेक्ट्रॉन्स भी नॉर्मल हालात में नहीं मूव करते, इलेक्ट्रॉन्स बेशक फ्री हैं, बेशक मोबाइल हैं, बेशक डीलोकलाइज्ड हैं, वो मूव तब करेंगे, वो मूव तब करेंगे जब उनके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा, है जी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हमने लिखा है दे कैन नॉट मूव, इधर लिखो जी कैन नॉट मूव, यहाँ पे क्या है, इनके साथ क्या लिखोगे आप, दे विल मूव if what, if a potential difference, if a potential difference, if a voltage, if a voltage or electrical potential difference
is applied across a wire, across it will move, these electrons will move if a voltage or an electrical potential difference is applied across it. चलो यूं कर लो, ठीक है, ये यहाँ से जुमले पूरे करो, यहाँ से जुमले पूरे करो। सो यू नो, ओके। अब आते हैं इस बात की तरफ कि होता क्या है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया है किसके साथ जी, किसी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये किसी पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ, और इसको कनेक्ट किया है किसी नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ये किसी नेगेटिव पोटेंशियल के साथ, नेगेटिव टर्मिनल मतलब पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ, और इसको किसी नेगेटिव टर्मिनल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल है यहाँ पर। तो इन दोनों के अक्रॉस क्या होगा, इन दोनों के अक्रॉस एक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, इन दोनों के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। सो होता क्या है, दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव टर्मिनल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। इसको इधर का मुंह मिल जाएगा, इसको इधर की तरफ जाने को इशारा मिलेगा, इसको उधर की तरफ जाने को इशारा मिलेगा, इसको उधर की तरफ जाने को इशारा मिलेगा, इन सब को इधर जाने को कहा जाएगा। अब इनको आगे खाली जगह मिल रही है कि नहीं मिल रही वो तो एक अलग बात है, लेकिन इनको हुक्म क्या आया है, these electrons are directed to move away from the negative terminal and towards the positive terminal. They are directed to move in what way, they drift, they slide across the atoms, they slide across the atoms. atoms बल्कि क्या है, जो पॉजिटिव न्यूक्लियस हैं इनके अक्रॉस इनको क्या किया जा रहा है, इन एटम्स को, इन न्यूक्लियस को, इन पॉजिटिव आयंस को, इन इससे जो लैटिस है जो कि कैन नॉट मूव है, जो कि हेल्ड फिक्स्ड इन देयर पोजीशंस हैं, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली व्हाट। अब आते हैं ड्रिफ्ट की तरफ। ड्रिफ्ट का मतलब क्या था, स्लाइडिंग अक्रॉस एनीथिंग, स्लाइडिंग अक्रॉस एनीथिंग, ओके। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज बेसिकली स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ड्रिफ्ट करने का मतलब भी आपको पता है, आई होप आपको वेलोसिटी का मतलब भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। मैं इस ड्राइंग के साथ एक नोट क्या लिखवाना चाहता हूँ, मैं इस ड्राइंग के साथ नोट ये लिखवाना चाहता हूँ कि जब ये आप किसी को पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस लगाएंगे। अच्छा एक सेकेंड, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। इस वायर की ये क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैं नोट्स बनाना बाद में स्टार्ट करूंगा। व्हाट इज दिस इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, this is cross sectional area of the conductor, that is A, ठीक है। अच्छा, एंड इफ आई से, यहाँ पे मैं अगर आपको एक नोट लिखवाऊं, और क्या क्या आएगा जी मेरे पास, बस ठीक है, ठीक है जी। यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कराया तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली क्या, they are repelled from the negative terminal, they are attracted to the positive terminal, they are drifted away from the negative terminal, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स are actually drifted away from the negative terminal. Electrons are actually drifted away from the negative terminal to the, अच्छा वैसे मुझे बात बताएं, इफ आई से असल में इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, इधर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कौन सा करंट,
This is the direction of actual current. Okay, if I say this is the direction of actual current, can you please tell me what is this? इलेक्ट्रॉन्स तो एक्चुअल में लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन साइंसदान कहते हैं करंट राइट की तरफ जा रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी कन्वेंशनल करंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. यस, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. बिल्कुल जनाब. द वन दैट मूव्स फ्रॉम, बताता हूं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स असल में किधर जा रहे हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, प्लीज बताइए सर. एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ को जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है. लेकिन हम कन्वेंशन क्या रहते हैं, व्हाट इज मीन कन्वेंशन? ये कन्वेंशन सेंटर क्या चीज है? व्हाट इज दैट कन्वेंशन सेंटर? व्हाट इज दैट कन्वेंशन सेंटर? सर वो जो जहाँ पे अक्सर कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कोई कन्वेंशनल चीजें होती हैं जी बिल्कुल ठीक है. तो कन्वेंशन एक नॉर्म है या एक रवायत है. यस, एक्चुअल करंट होता है और एक रवायती करंट होता है. क्या लिखे? एक्चुअल करंट में सर लिखे हकीकी करंट, हकीकत है, हकीकी बात है. और एक कन्वेंशनल क्या है? कन्वेंशनल रवायती करंट, रवायत है, रवायती, जो चला आ रहा है. बड़े बुजुर्गों ने कुछ कहा हुआ है तो हम उनको चेंज नहीं कर रहे हैं. हम कहते हैं ओके जी जाने दो, है जी. क्यों जाने दो, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे. फिल वक्त एक्चुअल में करंट लेफ्ट की तरफ है. ए विल ऑलवेज बी टेकन, नहीं 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 भाई, इधर जितना इधर एरिया है उतना एरिया ए भी है. दिस इज ऑल्सो ए. जरा खान, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो यहाँ से भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही है, ठीक है, ठीक है. वो तो जस्ट मैं कह रहा हूँ इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए बोलना है. लेफ्ट वाले का ले लें कि राइट वाले का ले लें, मैं बस आपको ये कह रहा हूँ, कि आप एक बात को फॉलो कीजिए. एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट पे जा रहे हैं, लेकिन साइंसदान कहेंगे कि चार्जेस मूव करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल. मैं खैर इस बात को कल डिस्कस कर लूंगा. मैं अभी जस्ट ड्राइंग के ऊपर बना रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज मुझे सिखाना आपको कुछ और है भाई. सिखाना कुछ और था. सिखाना क्या है? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल with a particular speed, that is known as with a particular speed. Electrons are actually drifted away from the negative terminal to the positive terminal with a particular speed, that is known as drift speed. That is known as drift speed, या फिर क्या, drift velocity. Call it drift speed or call it drift velocity. ठीक है. ड्रिफ्ट स्पीड या ये वही बात है कि कभी कभार वो उसको स्केलर के हिसाब से ट्रीट करता है तो वो स्पीड कह देगा, कभी कभार वो उसको वेक्टर के हिसाब से ट्रीट करता है तो वो उसको वेलोसिटी कह देगा, ठीक है. अगर मैं कहूं कि इसके अंदर, इस मेटल के अंदर, इस वायर दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसके अंदर देयर आर पॉजिटिव आयंस, देयर इज अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस व्हिच आर हेल्ड इन देयर फिक्स्ड पोजीशंस, एंड देयर इज अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are mobile electrons, which are delocalized electrons, and they will move if an electrical potential difference is applied across them. In fact, they will be drifted. Electrons are actually drifted from the negative terminal to the positive terminal. Electrons, since they are negative, the negative terminal will repel the electrons and the positive terminal will attract the electrons. तो रास्ते में कोई खाली स्पेस तो नहीं है. अगर तो रास्ते में वैक्यूम होता तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा खुशी खुशी भागे 2 मिनट में वहां चले जाते. रास्ता खाली है बेटा, क्या रास्ता खाली? कोई चीज नहीं रास्ते में. सारे एटम पड़े हैं, पॉजिटिव एटम्स पड़े हैं, न्यूक्लियस है, सर जगह खाली तो नहीं है. तो जगह बनाओ, फिर जगह बनानी पड़ेगी. यहां से खिसक कर, है जी, यहां से स्लाइड करके, यहां से ड्रिफ्ट करके
इधर उधर इधर उधर, जैसे ना वो जो टोक्यो ड्रिफ्ट में इधर से गया उधर से गया उधर से गया इधर से गया इधर से, बस उसने कहा तुम ड्रिफ्ट करो जी, जाओ उधर खिसकते जाओ, उस तरफ को खिसकना स्टार्ट करो। तो हमने एक जुमला लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली ड्रिफ्टेड away from the negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery with a particular speed. इनके ड्रिफ्ट करने की एक particular speed है, that speed is known as drift speed or drift velocity. That is known as drift speed or drift velocity. आप में से अगर किसी को मसला है इस ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म के साथ, तो हाथ खड़ा कीजिए। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं बेसिकली वो तरीका ड्रिफ्टिंग है, वो कोई सीधी सीधी लीनियर मोशन या इतनी आराम सुकून से सीधा जाने वाली मोशन नहीं है। वायर में से इलेक्ट्रॉन्स रगड़ खा रहे हैं, रगड़ खा के जा रहे हैं, एटम्स के साथ रगड़ खा के जा रहे हैं। वैसे उस रगड़ खाने की वजह से पैदा क्या होता है वो तो बात की बात है, रेजिस्टेंस पैदा होती है। लेकिन मैं अभी रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा नहीं, मेरा अभी का टॉपिक रेजिस्टेंस नहीं है। मेरा अभी का टॉपिक है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं तो इनकी मूवमेंट को क्या कहते हैं? इनकी मूवमेंट को होता है ड्रिफ्टिंग, और इनकी ड्रिफ्ट करने की एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है वही तो पढ़ाना है। अदरवाइज यहाँ तक तो ओ लेवल्स को भी मैं पढ़ा सकता था, यहाँ तक बातें तो ओ लेवल्स को भी पढ़ाई जा सकती थी। ठीक है, खैर बहरहाल ओ लेवल्स को क्या कराना है वो कल देख लेंगे, ओ लेवल्स को क्या कराना है। आपको क्या कराना है वो समझिए, आपको क्या कराना है वो समझिए प्लीज। जी, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अभी तक? यहाँ तक किसी ने कुछ सवाल पूछना भाई? हाँ जी, नो, ओके ओके। बच्चों प्लीज हाँ या ना कर दीजिए, किसी सवाल के लिए हाँ या ना कर दीजिए ताकि मुझे कुछ जवाब पता चले और मैं आगे जाऊं। नो क्वेश्चन, श्योर? ओके जी, ओके। सो मैंने अभी आपको क्या कराना है, मैं अभी आपको क्या कराना चाहता हूँ, डेरिवेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या बल्कि लिखें देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट। सवाल लिखें, एक नोट लिखें पहले, नोट नंबर 2, there is a relationship between क्या क्या, there is a relationship between the drift velocity of charge carriers, that is electrons. There is a relationship between the drift velocity of the charge carriers, that is electrons, and what? And the current. And the current in the wire. There is a relationship. किस तरह का relationship होगा? I believe there is a direct relationship. There is a directly proportional wala relationship between the drift velocity of the charge carriers, between the drift velocity of the charge carriers and the electrons. Sorry, drift velocity of the charge carriers and the current और drift velocity। वैसे जितना ज्यादा करंट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? जितना ज्यादा करंट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है सर? उतना ज्यादा होगा। करंट का मतलब ही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस कितनी तेजी से जाएंगे। तो चार्जेस, अगर करंट ज्यादा हो तो चार्जेस उतनी तेजी से जाएंगे, मतलब चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। क्या इस बात को समझना मुश्किल है बच्चों? अगर मैं कहूं देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स एंड द करंट दैट इज इलेक्ट्रॉन, उसको ब्रैकेट में लिखें, एंड द करंट इन द वायर, तो किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? नहीं सर, करंट ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, करंट ज्यादा होगा, चार्जेस तेजी से जाएंगे, चार्जेस जब तेजी से जाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ओके भाई, अगले पेज पे जा सकता हूँ, डिराइव करूं फार्मूला, derive a formula, सवाल लिखिए, derive a formula, derive a formula for the drift velocity in terms of current। जी प्लीज सवाल है जी, सवाल लिखेंगे, derive a formula
or a relationship जी एक चाहता हूँ derive a formula or a relationship for the drift velocity in terms of the electrical current derive a formula for the drift velocity in terms of the electrical current and the बस सिंपल है एंड खुद ही बिल्ड हो जाएगा derive a formula for the drift velocity in terms of electrical current जरा मुझे बताना पसंद करेंगे कि ये करंट का फार्मूला बुनियादी तौर पर होता क्या है आज ओ लेवल्स वालों के साथ करंट का क्या फार्मूला पढ़ रहे थे आप बड़े खुश हो रहे होंगे तब बिल्कुल बेसिक ओ लेवल्स चल रही थी हाँ जी आई इज इक्वल टू देखो जहाँ तक बेसिक ओ लेवल्स है यहाँ से ए लेवल स्टार्ट होता है बेटा यहाँ से ए लेवल स्टार्ट होता है ठीक है हाँ मजा आ रहा था अभी भी मजा आएगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी ओके हो गया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी है मैं यहाँ इस फॉर्मूले में कुछ पुट करना चाहता हूँ मुख्तलिफ चीजों को मैं पुट करता जाऊंगा मुझे प्लीज बताइए ये क्यू किसके बराबर होता है चार्ज किसके बराबर होता है एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले पेज पर चार्ज यस चार्ज सर पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स का इसका ताल्लुक है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के साथ इसका ताल्लुक है तो लो जी आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी क्यू की जगह क्या लिख दो एन इंटू ई अपॉन टी एन इंटू ई अपॉन टी जी भाई एन क्या चीज है जी यहाँ पे एन क्या था एन इज द वेयर n is the number of charge carriers number of charges the number of electrons where n is this and e क्या था e is the elementary charge or charge on an electron आपको इस फॉर्मूले में किसी को प्रॉब्लम है जी जी बच्चों Q is equals to n e में किसी को प्रॉब्लम है n is the number of charge carriers मतलब number of charges या number of charge carriers और e is the elementary charge मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू भी मैंने आपको लिखवाई होगी माइनस बल्कि माइनस को छोड़ें मैग्नीट्यूड क्या था उसका 1.6 इंटू 10 पावर लिखवाया था कि नहीं और कहा था याद बेशक ना करो डेटा बुकलेट में गिवन होगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स खैर मत याद कीजिए बल्कि याद लिखने में क्या जाता है हमारा डेटा बुकलेट में वैल्यू गिवन होगी हाँ इसका ओवरऑल अगर आप ये माइनस लिखना चाहते हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है जी मैग्नीट्यूड इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और उसका जो साइन है दैट इज नेगेटिव साइन इज अक्सर इग्नोर्ड इस वक्त हमारे लिए साइन इतना मैटर नहीं करता कि माइनस है कि पॉजिटिव है ये मैं आपको कल समझाऊंगा कि साइन मैटर करता क्यों नहीं है अच्छा जी क्यू की जगह एन ई यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्यू की जगह मैंने एन इंटू ई लिख दिया ओके अब एक नया फार्मूला सुनिएगा नया फार्मूला ये है एक और फार्मूला है एक चीज होती है स्मॉल एन क्या चीज होती है एक चीज होती है स्मॉल एन उसका फार्मूला होता है कैपिटल एन ओवर वी ये क्या है स्मॉल एन कहते हैं नंबर डेंसिटी को किसको कहते हैं नहीं नंबर डेंसिटी जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ
चार्जेस या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ जी, इफ आई से एक होता है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम होता है रो, मास ओवर वॉल्यूम ये क्या होता था, यू रिमेंबर रो, नॉर्मल डेंसिटी, मास वाली डेंसिटी, मास वाली डेंसिटी है, मास ओवर वॉल्यूम क्या है। एक और हमारे पास एक नई नई बिल्कुल नई नस्ल की बात मैंने डाल दी, बिल्कुल नया फिनोमेना। क्या जी नया फिनोमेना, क्या है नया फिनोमेना सर? आप कह रहे हैं नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। व्हाट इज नंबर डेंसिटी? क्या होता है ये नंबर डेंसिटी? सर जी नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर डेंसिटी क्या होता है? कोई मटेरियल होता है, एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल में पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस होते हैं, कितने चार्ज कैरियर्स होते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस नहीं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। एक सेकेंड, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर वर्ड क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। सुनिएगा जरा गौर से प्लीज, यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ चार्जेस नहीं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और यहाँ पे भी जाके लिखे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, जी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज दिस स्मॉल एन? ये एक नया फार्मूला भाई, एक नया फार्मूला है, होता था मास ओवर वॉल्यूम, होता था मास वाली डेंसिटी, ये होती है नंबर डेंसिटी। स्मॉल एन क्या चीज है, स्मॉल एन क्या चीज है, दिस इज स्मॉल एन इज number density, this is number of charge carriers per unit volume, number of charge carriers per unit volume। इस फॉर्मूले में किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करो। इसका मतलब हुआ, इसको अगर मैं उधर मल्टीप्लाई करूं तो मैं कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू वी लिख सकता हूं, कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू वी लिख सकता हूं। लो जी, मेरे पास ओ लेवल्स का फार्मूला था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने कहा यार ये जो चार्ज होता है, चार्ज किसके बराबर होता है, मैंने कहा चार्ज बराबर होता है क्यू इज इक्वल टू क्या, एन ई। जब मैंने कहा चार्ज है क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो मैं कहा जो आपका ओ लेवल्स का फार्मूला है ना, इसमें क्यू की जगह क्या लिख दो, क्यू की जगह एन ई लिख दो, ठीक हो गया जी बिल्कुल। वैल्यू विल बी इन डेटा बुकलेट, जी बिल्कुल ठीक है। ये मेरा पहला स्टेप था फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, ठीक है। फिर मैंने कहा यार कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू वी लिख दो, स्मॉल एन इंटू वी, ये मेरा दूसरा स्टेप था। ये मैं कहां से लेकर आया बात, कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, स्मॉल एन होता है नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। क्या किसी को प्रॉब्लम है मेरे कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू वी लिखने में, कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू वी लिखने में किसी को प्रॉब्लम है? ओके अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अगली बात सुनिए, फिर अगली बात सुनिए, एक और कॉन्सेप्ट है जी मेरे पास, कोई और कलर चेंज करो। अगर मैं कहूं वॉल्यूम बराबर होता है बेस एरिया इंटू हाइट के, वॉल्यूम बराबर होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट के, या फिर वो क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ के, बेस एरिया इंटू हाइट या क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ के। हाँ जी, बेस एरिया इंटू हाइट या क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ के, मतलब सीधा सीधा इसी सर वी होता है ए इंटू एल, ए इंटू एल के, जी भाई। तो क्या मैं यहाँ पे एन वॉल्यूम की जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया
into length of the wire into E and into V की जगह A into L into E over T लिख सकता हूँ। जी भाई, यहाँ पे किसी को मसला है? Anyone please? नो, ओके। आखिरी चीज, चौथी चीज मुझे ये बताइए कि जनाब ये लेंथ ओवर टाइम क्या चीज होती है? व्हाट इज L over T? लेंथ ओवर टाइम या फिर हाइट ओवर टाइम या फिर डिस्टेंस ओवर टाइम, ये क्या चीज होती है? सर ये स्पीड होती है। तो एक काम करें, अगर ये स्पीड होती है तो फिर ये जो L over T है आपके पास, इसकी जगह क्या लिख दें? हैं जी, ठीक है जी, NAVE। बोथ नहीं हो गया? बोथ नहीं हो गया? जी भाई, जी जनाब, किसको मसला है? सर आप ए लेवल महसूस हो रहा है, हाँ करिए, ए लेवल को महसूस करिए भाई। आप शुगल समझते हैं हर चीज को, ए लेवल चाहिए जी। वो चाहिए सर, आप ए लेवल महसूस हो रहा है, अब बस ठीक है, ज्यादा महसूस नहीं करना। इट्स इजी, ओके, इट इज इजी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी। इट इज इजी। मामा याद आ गई हैं, बाबा याद नहीं आ रहे। ओके 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 ओके, कभी गरूर नहीं किया जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी, ऐसा ही है जी भाई जी। बस ठीक है, अपने कमेंट्स अपने पास रखिए और ये इसको समझने की कोशिश कीजिए जी। ओ लेवल्स की क्लास में बैठकर तो आप चीता बन सकते थे हैं, हम्बलनेस हो तो सर जहीर जितनी हो। अच्छा भाई, बिल्कुल ऐसे ही है जी जनाब जी। प्लीज बताइए, किसी को मसला है? दिस इज ए लेवल्स, नो डाउट, ओके ओके। अच्छा ओके भाई, कमेंट्स बंद करो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, क्या लिखवा रहा हूं? मैंने कहा कि यार ओ लेवल्स में एक फार्मूला था, I इज इक्वल टू Q ओवर T। अब ठीक क्या कर दिया है? अच्छा ओके। ओके जी, ओ लेवल्स में हम पढ़ रहे थे यार, ये क्या होता है, देखो कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से कहीं से हमने लेक्चर स्टार्ट किया आज ओ लेवल्स के साथ। नहीं, ये तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है। यहाँ से कि सर एक चार्ज होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगती है, वो फिर उसके ऊपर वर्क होता है, तो फिर जो है तो को वोल्टेज शोल्टेज समझाया, वो आपको पहले से पता था। फिर मैंने कहा जी बैटरी होती है, तो बैटरी वर्क करती है, तो चार्ज मूव करती है, तो चार्ज जब मूव करता है तो करंट होता है, तो जब करंट होता है तो उसको आई को क्यू ओवर टी कहते हैं। बेसिकली जब वो क्यू ओवर टी होता क्या है, चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। चार्जेस किस में मूव करते हैं? कंडक्टर में मूव करते हैं। कंडक्टर की शक्ल कैसी होती है वो आपके सामने है, उसमें चार्जेस कैसे होते हैं वो आपके सामने है। चार्जेस मूव कैसे करते हैं वो आपके सामने है। चार्जेस मूव नहीं करते, चार्जेस ड्रिफ्ट करते हैं। हम चार्जेस की मूवमेंट के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्जेस की मूवमेंट के लिए ड्रिफ्ट स्पीड, चार्जेस की मूवमेंट के लिए ड्रिफ्टिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, स्लाइडिंग अक्रॉस एनीथिंग। इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग अक्रॉस द पॉजिटिव आइंस, अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से देखें। सो व्हेन दे आर ड्रिफ्टिंग, इनफैक्ट चलो ड्रिफ्ट करें, आजादी से मूव करें या मुश्किल से मूव करें या जोर से मूव करें या जैसे भी मूव करें, मूव तो कर रहे हैं ना। तो जब मूव करेंगे तो किसी स्पीड से मूव करेंगे, जब किसी स्पीड से मूव करेंगे तो किस स्पीड से मूव करेंगे? उस स्पीड का नाम हमने रख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस स्पीड का नाम हमने रख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अभी भी फॉर्मूला नहीं बना, अभी भी फॉर्मूला नहीं बना है। फिर किधर है फार्मूला सर, किधर बनाएंगे? परेशान ना हो, फार्मूला बना हुआ है। व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला इज v इज इक्वल्स टू, v को सबसे बनाओ जरा, v was the drift velocity, it is equals to I over n a e। हाँ जी। अब एक चीज को सुनकर आपको खुशी होगी या शायद हैरानगी हो या शायद आई डोंट नो क्या आपका एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि दिस फार्मूला is given in the data booklet। हाँ जी, this formula is given in the data booklet। ओके,
जी, दिल गार्डन गार्डन, हाँ जी, दिल गार्डन गार्डन हुआ है। जी, सही खेल खेला, जियो। जी जनाब, लेकिन 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 डेरिवेशन पेपर में पूछी जाएगी। अजीब बात नहीं है, अजीब बात नहीं है। दिल गार्डन गार्डन को जरा रोको, जरा दिल को ज्यादा गार्डन गार्डन नहीं करना है, ठीक है। बात बराबर कर दी उन्होंने कहा जी फॉर्मूले का एंड हम बता देते हैं, कभी खुशी कभी गम। जी बनाई, जी जनाब, बिल्कुल एग्जैक्टली, कभी खुशी कभी गम वाला सीन है। ओके, इधर सुनो, इधर सुनो, मुझे पता है 3 घंटे से फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सर को चढ़ गई होगी। जी, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला है वैसे तो वो डेटा बुकलेट में दे देता है, लेकिन अक्सर वो कहता है ड्राइव करो। तो ड्राइव करना कौन सी कोई रॉकेट साइंस बन गई है यार। ये देखो ना, क्यों दिल दोजख दोजख क्यों हो रहा है। ये देखो, क्यू है, क्यू की जगह क्या करूं। चलो एक बार दोबारा करते हैं। मुझे बताओ, इफ आई से आई गॉट दिस आई, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ओके, क्यू की जगह क्या लिखूं, एन ई ओवर टी। ओके, एन की जगह क्या लिखूं, सर वो नंबर डेंसिटी वाली को बात लिखें, एन इंटू वी इंटू ई ओवर टी। वी की जगह क्या लिखूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ लिखें। फिर ये लेंथ ओवर टाइम की जगह क्या लिखूं, लेंथ ओवर टाइम की जगह, यार इतनी सी बात तुम लोग नहीं समझ सकते हैं, क्या मुश्किल है इन 4 स्टेप्स में। क्या आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि चार्ज किसके बराबर है। ठीक है जी, सर वो हमें पता है, चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है जी, उसकी जगह लिख दो ये। फिर आपको पता होना चाहिए कि यू नो व्हाट, ये कैपिटल एन किसके बराबर है। सर वो कैपिटल एन जो है ना, वो स्मॉल एन इंटू वी के बराबर है। ठीक है, वो कर दो। फिर आपको पता होना चाहिए ये कैपिटल वी किसके बराबर है, सर वो एरिया इंटू लेंथ के बराबर है, वो कर दो। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये लेंथ ओवर टाइम क्या होता है। हाँ जी, सर ये लेंथ ओवर टाइम जो होता है ना, वो वेलोसिटी होती है। ठीक है जी, ये तो किया। इस मुझे लगता है इस फॉर्मूले में थोड़ा परेशानी है। ये तो यार छठी क्लास का फार्मूला है, ये भी D1 या D2 में फार्मूला पढ़ चुके होंगे। ये मैंने आपको बिल्कुल शुरू में पढ़ाया था। इस फॉर्मूले में मसला है ना, है। तो देखो, मुझे आपके दिल के, वैसे तो अल्लाह को ही दिल का हाल पता होता है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पता है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है मैं कौन सी आसान बात पढ़ा रहा हूँ, कौन सी मुश्किल बात पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इस फॉर्मूले से प्रॉब्लम है। ओके, आप मुझे बात बताओ, आपने पढ़ा डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास क्या होता था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वो मास वाली डेंसिटी थी, मास डेंसिटी। यहाँ पे नंबर्स वाली डेंसिटी है, कैपिटल एन ओवर वी। तो क्या होगा, ये कैपिटल एन क्या होगा, एन इंटू वी। इट इज दिस डिफिकल्ट। जिस किसी को डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम पता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम तो ओ लेवल्स में होता है ना। यहाँ होगा नंबर्स की डेंसिटी, नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू दिस कैपिटल एन ओवर वी। खैर जो भी है, ये डेरिवेशन आपके सामने है, डेरिवेशन आपके सामने है। आपने अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, अमाउंट ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं, नंबर ऑफ नहीं, अमाउंट नहीं, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैं जो आपको असल में बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप इस v को सब्जेक्ट बनाते हैं, जब आप इस v ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं, I ओवर n, a और e। आप बेटा यहां से ना 3 नतीजों पर पहुंचते हैं। मुझे एक बात बताइए, इस e के बारे में क्या ख्याल है आपका। If I say this e is, it is a constant, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कांस्टेंट कहूं और मैं अगर इसको भी कांस्टेंट कह दूं, इट इज आल्सो अ कांस्टेंट, इट इज नंबर डेंसिटी। जैसे अगर मैं कहूं जी लोहे की डेंसिटी क्या है,
तो आप कहेंगे सर लोहे की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, हैं? कॉपर की डेंसिटी क्या है? कॉपर की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं कहूँ इट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, इट इज आल्सो कांस्टेंट, देखें जी, इट इज आल्सो कांस्टेंट but for a particular, अगर आप हर सवाल में कॉपर 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 लेंगे तो कॉपर के लिए n तो कांस्टेंट होगा। अच्छा, अगर दोनों चीजें कांस्टेंट हैं तो फिर बात क्या हुई कि जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह इसकी जगह लिखना चाहते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई d स्क्वायर बाय 4, तो मैं आपको कहूंगा पाई कांस्टेंट होता है जाने दें, 4 कांस्टेंट होता है जाने दें, ये लिख लें। सवाल वाला अक्सर आपसे पूछेगा प्रोपोर्शनैलिटीज बना के, सवाल वाले ने प्रोपोर्शनैलिटी बना के आपसे पूछना, सवाल वाले ने प्रोपोर्शनैलिटी बना के आपसे पूछना जी। ये फार्मूला याद करना है, राइट? देखो बेटा मैं लिख चुका हूँ कि फार्मूला डेटा बुकलेट में गिवन है, बल्कि याद ही हो जाएगा। क्या डेटा बुकलेट पर रिलाई करोगे यार, क्या डेटा बुकलेट पर रिलाई करोगे? जब डेरिवेशन समझ लिए तो फार्मूला का एंड भी याद कर लो, है जी। जब डेरिवेशन सब फार्मूला सिर्फ इसलिए गिवन है कि अगर बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि सर वो नंबर डेंसिटी जवाब में ऊपर आती है कि जवाब में नीचे आती है, एरिया ऊपर आता है कि एरिया नीचे आता है। कैन यू रीड व्हाट यू हैव रिटन अंडर एन? इट इज आल्सो कांस्टेंट बट फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। ओके सॉरी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये लिखा इट इज आल्सो कांस्टेंट, it is also constant for a particular metal, for a particular material, for a particular material, metal और material। जी अब बताओ जी, किसी को मसला है इस फॉर्मूला को लेकर? किसी को प्रॉब्लम है? समझ आ गया भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट but inversely proportional to the cross sectional area of the wire. Greater the area of the wire, lesser the drift velocity. Lesser the area of the wire, greater the drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ज्यादा होने के लिए वायर जितनी पतली होगी करंट उतना तेज शूं करके निकलेगा। हाँ जी, यू अंडरस्टैंड? शूं करके निकल। हाँ जी, किसी को मसला है जी? आई थिंक जो आपके करंट के फार्मूले को लेकर और ओ लेवल्स के करंट के फार्मूले को लेकर जो फर्क है वो आपके सामने है। वो कहते हैं जी सिर्फ बच्चों वाला फार्मूला पढ़ाएं सर, I is equals to Q over T, that's it। हम कहते हैं यार थोड़ा फार्मूले को घसीट के दिखाएं। कैसे घसीटा हमने फार्मूला? बच्चा कहते सर ये आपने फार्मूले को तो नहीं घसीटा, ये तो आपने हमें घसीटा है। ओके ओके, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए घसीटना पड़ता है, खुद को भी औरों को भी जी। दिमाग को घसीटा गया है, दिमाग को स्ट्रेच किया गया है। दिमाग जब तक स्ट्रेच नहीं होगा बड़ा कैसे होगा? हाँ जी, दिमाग जब तक स्ट्रेच नहीं होगा बड़ा कैसे होगा? अल्लाह ताला ने इंसान का जो दिमाग है ना बड़ी बला चीज बनाई है, बहुत बला किस्म की चीज है ये। सो इसके अंदर हर चीज समा सकती है, सिर्फ इसको यूज करने की बात है। हर चीज समा सकती है, हर चीज इसको समझ आ सकती है, हर चीज ये दिमाग एब्जॉर्ब कर सकता है, हर चीज से बड़ा हो सकता है दिमाग। अगर इसको इसको कह दिया जाए, इसको समझा दिया जाए कि तुमसे बड़ी दुनिया की कोई चीज नहीं, यकीन जानिए इस दिमाग से बड़ी दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई कमाल की चीज नहीं बनाई। अल्लाह ने बहुत कुछ बनाया होगा, बहुत कुछ, लेकिन अल्लाह ने खुद भी कहा है कि मैंने ये इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है जी। और वो किस बुनियाद पर बनाया है? वो उसी के इस दिल दिमाग, दिल भी बहुत बड़ी चीज है सर।
असल में दिल दिमाग दोनों एक ही चीजें हैं। दिल और दिमाग दोनों वाकई बड़ी चीजें हैं, बिल्कुल बड़ी चीजें, ठीक है। माइंड ओवर मैटर, चलो जो भी है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपसे जरा थोड़ी सी बात कर लूं, वो जिनों के पास दिल दिमाग नहीं होता, होता होगा, मुझे नहीं पता जिनों के बारे में, ठीक है। जिनों के बारे में मुझे नहीं पता उनका दिल और दिमाग होता है कि नहीं होता, ठीक है। हाँ, वो एक जानदार जरूर होते हैं, वो एक लिविंग बीइंग जरूर है, ठीक है। लेकिन हमारा उनके साथ ना कोई इंटरेक्शन है, ना कोई लेना देना, ना कोई वास्ता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता उनकी फिजिक्स क्या है, तो केमिस्ट्री क्या है। अच्छा, जिन किधर ले आए हो यार, इधर देखो भाई, इधर देखो, मैंने जो आपसे बात करनी है फॉर्मूला ड्राइव कर दी, ओके। अब चलेंगे आपके वो वेव्स वाले काम की तरफ, लेकिन वेव्स वाले काम तक जाने से पहले आपसे करनी है दो बातें, जस्ट दो बातें, ठीक है। बात नंबर 1, क्या तारीख है आज? फर्स्ट अप्रैल, ठीक है। पेपर कब है आपका पहला? पेपर कब है आपका पहला? 4th को। कितना टाइम है हमारे पास? 4th मई को किस चीज का पेपर है? कुछ का 10th को है, कुछ का 4th मई को है, ठीक है। 4th मई को किस चीज का पेपर है? मैथ्स P1, ओके। 10th का किस चीज को है? केमिस्ट्री का, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। फिजिक्स का कब है थ्योरी? फिजिक्स की थ्योरी कब है? 20th को, ओके, ओके। सुनो जरा, 1 अप्रैल ऑलमोस्ट आपका मैथ्स सिलेबस एंड्स। आई थिंक आई एम लेफ्ट विद 1 चैप्टर, ठीक है, ठीक है। बल्कि एक सेकेंड, किस तारीख को है मैथ्स का? दोबारा बताओ, दोबारा बताओ बच्चों प्लीज। 4th को, ओके। अब जरा रूटीन चेक कीजिएगा, मेरा जरा फिनोमेना चेक कीजिएगा। आपका 4th मई को पेपर है मैथ्स का P1, ओके। क्या ख्याल है कि मैं इसको एक महीना पहले, मैं 4th ऑफ अप्रैल को मैथ्स का सिलेबस खत्म कर दूं? हाँ जी, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा ख्याल है सर, ठीक। एक पूरा महीना बचेगा आपके पास क्या करने के लिए? पास्ट पेपर्स करने के लिए, ठीक है, ओके। फिर केमिस्ट्री का कब है? 10th मई को। चलो, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूंगा, कि मैं 10th अप्रैल को 10th अप्रैल को केमिस्ट्री के सिलेबस को भी तोड़ लगाने की कोशिश करूं, ठीक है। 6 मई को M1 भी है, तो वो तो M1 तो काफी जमाने से खत्म हुआ पड़ा है। M1 तो मैंने पता नहीं 3 महीने पहले से खत्म किया हुआ है। M1 के पेपर्स कितने कर लिए बच्चों? सर काशिफ के साथ मिलके M1 के पेपर्स कितने कर लिए? 6 पेपर कर लिए, 6-7 पेपर कर लिए। नंबर्स कितने आ रहे हैं अब नंबर कितने आ रहे हैं? 40 प्लस आ रहे हैं, 40 प्लस आ रहे हैं, चलो 45 अब आ रहे हैं, ओके। अब आपने करना क्या है? अब आपने पेपर्स खुद करने, उनसे सिर्फ प्रॉब्लम्स करानी है, ठीक है, ओके, ओके। 20th को किस चीज का पेपर है? ठीक है, 20th को किस चीज का पेपर है? फिजिक्स का थ्योरी का है, ओके। तो क्या ख्याल है क्या होना चाहिए? 20th अप्रैल के आसपास इसका सिलेबस भी खत्म हो जाना चाहिए। 20th अप्रैल तो बड़ी खतरनाक तारीख है भाई। मैंने वैसे क्या तारीख दी हुई है? आई थिंक मैंने आखिरी दिन बोला था 18th अप्रैल है, 15th अप्रैल प्लस माइनस
2-3 डेज, +-2-3 डेज, तो +-+3 डेज करें, 18 अप्रैल, ठीक है, ओके। फिर आपका बीच में गैप आ जाएगा और एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज होंगे कब? वो बहुत बाद में। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, ओके ओके ओके। सो मेरी तरफ से तो ये सिचुएशन है, मैं 4 अप्रैल को एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह वो तो मैथ्स होगा। फिर मैंने एक सब्जेक्ट 10 अप्रैल को ख़त्म करना है और एक सब्जेक्ट मैंने 18 अप्रैल को ख़त्म करना है। मुसीबत ये है, 10 अप्रैल को ख़त्म करनी चाहिए केमिस्ट्री और 18 अप्रैल को ख़त्म करना चाहिए फिजिक्स। लेकिन कुदरत को पता क्या मंजूर है? कुदरत को शायद मंजूर ये है कि आप देख रहे हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी और आपका वेव्स इकट्ठा चल रहा है, तो दोनों इकट्ठे ही ख़त्म होंगे। और मुझे लगता है वो कहीं इकट्ठे, वो 10 अप्रैल के आसपास ख़त्म हो जाएंगे और एक न्यूक्लियर फिजिक्स रह जाएगा, ठीक है। बल्कि 10 भी नहीं, आई थिंक 10 अप्रैल को फिजिक्स आपकी सारी खत्म हो जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिकल भी चल रही है, ये भी आगे 5-6 दिन लगेंगे इसको। फिर वेव्स चल रहा है, 5-6 दिन लगेंगे उसको, दोनों इकट्ठे ही चल रहे हैं। 6-7 तारीख को खत्म हो जाएगी, 8-9-10 को हम, ओके, वो भी न्यूक्लियर भी अनसर्टेनिटी भी, ठीक है। सो मैं इंशाल्लाह अभी भी इस, देखो कितने मुश्किल हालात गुजरे हैं, 2 दफा लॉकडाउन लगा है, मैं अभी भी उस वादे पे कायम हूँ कि मैं 15 अप्रैल +-2-3 डेज के अंदर अंदर सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ओके। अब ये कैसे मुमकिन होगा? ये कैसे मुमकिन होगा? ये मुमकिन कैसे होगा? ये पता कैसे? आज आपने मेरी टाइमिंग्स की रूटीन देखी है? आज आप लोगों ने मेरे क्लासेस के टाइम्स देखे? किसी ने मेरा टाइम टेबल देखा है? मेरी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है दिन को 12 बजे से। कितने बजे से? दिन को 12 बजे से। जरा जाके अपना वो टाइम देखिए। A2 के साथ मेरी पहली क्लास है 12 बजे, और रात को आपके साथ मेरी क्लास कब खत्म होगी? आपके साथ कब खत्म होगी? 12 बजे हैं। तो मेरी 12 आवर्स की तो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट टीचिंग, विदाउट एनी, वो उतनी ब्रेक है कि उठ के नमाज पढ़ ली जाए, मुंह हाथ धो लिया जाए, खाना खा लिया जाए, उधर ही खड़े खड़े, ठीक है। ये मेरा खाना भी पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर ही पड़ा है, मैं उसको देख नहीं दे रहा हूँ सही तरह, ठीक है। जब तक ब्रेक नहीं होगी, दो नवाले बाद में डालूंगा। तो 12 to 12, 12 घंटे की तो डायरेक्ट टीचिंग है, डायरेक्ट टीचिंग है। अच्छा, उसके बाद सर अली भी हैं, उनसे मीटिंग करनी है, सर बाबर हैं, उनसे मीटिंग करनी है, ठीक है। आपके नोट्स हैं, आपकी वर्कशीट्स हैं, वो बनानी है, ठीक है। कोई मिसलेनियस आपके मैसेजेस हजारों आ जाते हैं, वो फॉलो करने हैं, ठीक है। पेरेंट्स की समटाइम कॉल आ जाती है, वो फॉलो करनी है। तो लेट मी टेल यू बेटा, मेरा 4 आवर्स का ना, 4 आवर्स का एक इनडायरेक्ट टीचिंग भी है। ये सोचने में गुजरता है कि क्या आज पढ़ाना है, क्या कल पढ़ाना है, क्या एएस को A2 के साथ पढ़ाना है, क्या ओ लेवल्स वालों को एएस के साथ पढ़ाना है, ठीक है। उस सोचने में, बाकी सारी चीजें मैनेज करने में 4 आवर्स की तो इनडायरेक्ट टीचिंग है। कितने घंटे हो गए मेरे? 16 आवर्स ऑफ ड्यूटी टाइम, 16 आवर्स ऑफ ड्यूटी, ओके हो गया। अब आप सोचेंगे ये बताने का मकसद क्या है? ओके, ये बताने का मकसद ये है, मेरा पेपर तो नहीं है, आपका पेपर है। हाँ, पीछे 8 घंटे बचे, 8 घंटे की नींद है या जो भी है, स्लीप टाइम है, स्लीप है, रेस्ट है, फैमिली है, ठीक है, वो उन सबको 8 घंटे मिलेंगे, ठीक है जी। जो मैं बात करना चाहता वो क्या है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं तो मेहनत करता हूँ बेटा, मुझे तो आदत है हर साल मेहनत करने की, और एंड पे जाकर 16 घंटे तक काम करने की, एंड पे जाके 16 घंटे तक काम करने की, ठीक है। आप लोगों ने, आप में से जो बंदा, आपको याद है ना हमने कोई टाइम टेबलिंग सी की हुई थी, किसी को याद है मैंने वो टाइम टेबलिंग सी की हुई थी, आज की तारीख में कितना टाइम बनता है भाई? हाँ जी, वो जो कि जी इस तारीख से इतना पढ़ना है, उस तारीख से उतना पढ़ना है, जरा मेहरबानी करो और बताओ आज की तारीख में जी स्टडी टाइम कितना बन रहा है? सेल्फ स्टडी वाला टाइम, सेल्फ स्टडी वाला टाइम बताओ भाई। 10 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए मुझे अब आपकी, और 6 घंटे की आपकी मेरे साथ क्लासेस होनी चाहिए, है जी। तो 16 घंटे आप भी पढ़ोगे ना, अगर
6 घंटे मेरे साथ क्लासेस लो, ठीक है, 6 से चलो 8 घंटे अगर मेरे साथ क्लासेस होती हैं। वैसे मेरे साथ क्लासेस कितनी है, कितनी देर की है आपकी, कितने बजे पहली क्लास स्टार्ट हुई है? एएस की 4:30, 4 से 12 कितने हुए, ऑलमोस्ट 8 घंटे, ठीक है, ठीक है, 8 घंटे आप एक काम करो। ओके जी, नाउ इक्वेशन बड़ी मजे की है, फिर इक्वेशन बड़े मजे की है भाई। इस इक्वेशन को जिसने फॉलो कर दिया, मैं लिख के देने को तैयार हूं, 100% उसका ए देने को तैयार हूं। अगर आप ये करें कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से अब आप क्या करें, 24 घंटे को 3 से डिवाइड करें, 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे। अल्लाह ने भी क्या निजाम रखा है, बड़ी मैथमेटिक्स बनाई है अल्लाह ने भी। अल्लाह ताला कहता है मैंने हर चीज को बड़ी प्रॉपर कैलकुलेशन पे बनाया है। तो आपका दिन भी 24 घंटों का इसलिए है कि आप 8 घंटे क्या करें, मेरी तरह मैंने क्या लिखा जी, स्लीप करें, या इसमें इसको स्लीप बोलें, आंखें खोल के सोएं, आंखें बंद करके सोएं, ठीक है, जो भी करें आपने, ये आपका 8 घंटे का, दिस इज योर टाइम। ये 8 घंटे मेरे साथ क्लासेस करनी है आपने, ऑनलाइन आपकी क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस। ओके, व्हाट इज दिस 8 घंटे? दिस 8 घंटे इज सेल्फ स्टडी। व्हाट इज सेल्फ स्टडी नाउ? अब सेल्फ स्टडी क्या चीज है जी? सेल्फ स्टडी आपके नोट्स की रिवीजन है। अब नोट्स की रिवीजन क्या, नोट्स की रिवीजन कम होनी चाहिए। अब तो आपको नोट्स की रिवीजन नहीं करनी है, आपने नोट्स की मेमोराइजेशन करनी है, रटे मारने हैं अब आपने उनके। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, रिविजन तो हो गई हैं, नोट्स का मेकअप तो हो गया है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सर अब पास्ट पेपर्स भी शुरू करने हैं। हाँ जी, नोट्स पे हाथ कम रखना है और पास्ट पेपर्स पे हाथ ज्यादा रखना है। ये लो जी, पास्ट पेपर्स पे हाथ रखिए, पुरानी वर्कशीट्स ना करें बस। अब वर्कशीट को खत्म करें, वर्कशीट का कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, आज के आज ही, ये जो आपकी जो मीटिंग आईडी है, ये जो मेरा मीटिंग आईडी है जिस पे आप ज्वाइन करते हैं, मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया सर बाबर का नंबर भेज दें। बेटा ये सर बाबर का नंबर है, ये जो मेरी मीटिंग आईडी है ये सर बाबर का नंबर है, इसके पीछे बस 0 लगा दें, इसके पीछे 0 लगा दें, आप उनको फोन करें, ठीक है। पास्ट पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे, ओके जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गई सर पास्ट पेपर्स। इस आज की तारीख में, अभी के दौर में पास्ट पेपर्स खरीदें, उनको अटेम्प्ट करें। जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, जब आप उनको अटेम्प्ट करने लगेंगे, तो फिर आपने साथ साथ उनको चेक करना है। जब आप चेक करेंगे थ्रू व्हाट, थ्रू मार्क्स स्कीम, जब आप उसको मार्क्स स्कीम के थ्रू चेक करेंगे तो आपके तबक रोशन होना स्टार्ट होंगे, कुछ चीजें आपको समझ आना स्टार्ट होंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आए, ठीक है, तो आप उस टॉपिक को चेक फ्रॉम द मार्क्स स्कीम और चेक द नोट्स। नोट्स आपको इसलिए लिखवाए जाते हैं कि आपकी एक स्टैंडर्ड किताब है वो, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली एंड पे मैं कराऊंगा उसकी प्रॉब्लम्स। फिर भी कोई सवाल आपका रह गया, कुछ चीज मार्क्स स्कीम से भी समझ ना आई, कोई चीज नोट्स खोल के भी समझ ना आई, तो फिर कराऊंगा प्रॉब्लम, मैं कराऊंगा उसकी प्रॉब्लम्स एट द एंड। एट द एंड मतलब आफ्टर माय सिलेबस कंप्लीट्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, 24 घंटे, 24 घंटों में से सिर्फ और सिर्फ क्या, बस पेपर सॉल्व करने की कोई टेक्निक नहीं है, पेपर सॉल्व करें बस, इतना पूरा साल पढ़ा रहा हूँ, पेपर सॉल्व करने की टेक्निक्स ही होती हैं। मतलब क्या टेक्निक क्या होगी पेपर सॉल्व करने की, सवाल पढ़ें, जवाब पढ़ें, एमसीक्यू में तो जवाब, क्या पढ़ाऊँ यार आपको, कौन सी टेक्निक समझाऊं हैं? हमजा सर 9 न्यू मैसेजेस, समझा नहीं। टाइम मैनेजमेंट अभी अभी आप क्या करोगे, अभी आप जैसे उसको सॉल्व करना, जब तक मेरा सिलेबस खत्म नहीं होता ना 15 अप्रैल तक। अच्छा चलो आपको ये भी मैं सिखा देता हूँ कि अभी क्या करोगे आप। अभी आपने 2 मिनट सब्र करो प्लीज, सब्र करो। कितना डिवाइड करें बाय द वे नोट्स एंड पेपर्स, बेटा बस हर वक्त पढ़ना है आपने। आपकी इक्वेशन जो है ना, ये इसको इतना टाइम देंगे उसको इतना, नो इट्स नॉट लाइक दिस। कोई चीज पकड़ाई देगे ना दे, आपने हर वक्त बस आप पढ़ते रहना है, ठीक है। उसमें आप थोड़ी देर पेपर करते हैं, थोड़ी देर चेक करते हैं, थोड़ी देर नोट्स पढ़ते हैं, जो भी करते हैं आपके एमसीक्यूज भी करें। यस एग्जैक्टली, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जब तक मेरा सिलेबस खत्म नहीं होता,
तब तक आपने एमसीक्यू भी करना है एंड थ्योरी भी करना है। अभी आपने एमसीक्यू एंड थ्योरी दोनों करना है। आपको जो पास्ट पेपर्स की बुकलेट दी जाएगी, आपको उस बुकलेट में 2015, 2016, 17, 18, 19 और 20, आई थिंक 15 नहीं है, 5 सालों का मैंने उनको बोला था, 5 सालों के पेपर बनाए, हर वेरिएंट रखें, हर वेरिएंट नहीं, 3, 6, 9, 12, 15 पेपर्स हैं, ठीक है। एक फरवरी मार्च होगा, एक मई जून, फरवरी मार्च मई जून अक्टूबर नवंबर, ठीक है। पर डे हाउ मेनी पेपर, ये आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी। मुझे बस क्या काम चाहिए, मुझे जब आपका सिलेबस खत्म हो तो उससे पहले, सिलेबस जिस दिन खत्म हो उस दिन आपने क्या किया हो, आपने उस दिन 5 पेपर फिजिक्स के एमसीक्यूज, 5 पेपर फिजिक्स की थ्योरी के, 5 पेपर केमिस्ट्री थ्योरी, 5 पेपर केमिस्ट्री एमसीक्यूज, 5 पेपर फिजिक्स की थ्योरी, फिजिक्स, 5 पेपर, पहले 5 पेपर। ये सर ये कब लेने हैं 5 पेपर्स? ये आज ही जाके खरीद लीजिए उनसे, आज ही जाके सर बाबर से बात कीजिए, उनको बोलिए कि हमारे 5 पेपर्स बने कि नहीं बने, ठीक है। सुने तो सही, सुने सही, यही कह रहा हूँ सर, यही कह रहा हूँ, 15 अप्रैल तक आप एमसीक्यूज भी करेंगे और थ्योरी भी करेंगे। आफ्टर 15 अप्रैल जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कराऊंगा, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कराऊंगा, जो कि एमसीक्यूज के लिए बाद में काफी दिन है हमारे पास। लेकिन अभी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप अभी अपनी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां से बहुत आइडिया क्लियर होता है, एमसीक्यूज करने से ना बहुत ज्यादा दिमाग खुलता है, ठीक है। मैं आफ्टर द सिलेबस एंड्स, जो भी तारीख मैंने आपको दी है, ये 18 अप्रैल या 19 अप्रैल, इसके फौरन बाद सिर्फ क्या कराऊंगा, सिर्फ फिजिक्स की थ्योरी, सिर्फ फिजिक्स की थ्योरी, और सिर्फ क्या, सिर्फ केमिस्ट्री की थ्योरी, या जो भी मैथ्स का पेपर आपका चल रहा होगा वो, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारे पास 20 दिन होंगे या 30 दिन होंगे, उन 20 या 30 दिनों में हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के पेपर्स करेंगे, थ्योरी के पेपर्स की प्रॉमिस करेंगे। लेकिन आपने 18 अप्रैल या 15 अप्रैल से पहले पहले, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, आपको जाना है, सिर्फ बाबर से 5 पेपर्स खरीदने हैं, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, कम से कम 2020 से नहीं, 2016 से स्टार्ट करेंगे आप। और अगर आप में से कोई बहुत बड़ा चीता है जिसको ये लगता है कि सर मुझे अदर वेरिएंट्स भी करने हैं, पहले वो जब ये 2017 से 2018 के 2020 के पेपर खत्म कर लेगा ना, फिर मैं उसको अदर वेरिएंट्स वाली बुकलेट भी दे दूंगा। अभी मुझे मुझे ये वाले वेरिएंट्स हार्ड फॉर्म में चाहिए आप सबके पास, जो मैंने बुकलेट बनाई है, मुझे ये वाली बुकलेट आप सबके पास चाहिए, ठीक है। आप सबके पास मुझे प्रॉपर फिर सॉल्व हुई भी चाहिए। आई गॉट देम फ्रॉम सर बाबर टुडे, ठीक हो गया। कहां से कहां तक है हमारा उसमें पेपर? 16 से 20 तक ही है ना, और हर साल के 3-3 पेपर्स होंगे। 15 अप्रैल से पहले पहले क्या करना है, अभी तक मैं आपको 15 अप्रैल से पहले की कहानी सुना रहा हूं। कैन यू आस्क हिम टू शेयर द प्राइस? आप उनको फोन करके पूछ लीजिए बेटा, आप उनको फोन करके पूछ लीजिए, ठीक है। नंबर मैं आपको उनका बता चुका हूं, दैट इज 03045948 जो मेरा मीटिंग आईडी है, यही सर बाबर का नंबर है, आप उनसे उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। 1300 पर सब्जेक्ट आई थिंक, चलो मुझे नहीं पता, 2400 टोटल, 3700, अब पता उनको फोन करके पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता, ठीक है। सर बाबर बोल रहे हैं कि रेडी हैं 5 पेपर्स, ओके ओके, इट्स डिफरेंट फॉर ईच सब्जेक्ट, जो भी है पुत्र, जो भी है, ये उनको आप कॉल करिए, आपको कंफर्म कर देंगे, किसी की बुकलेट छोटी होगी, किसी की बुकलेट बड़ी होगी। बहरहाल जो भी है, बहरहाल जो भी बात है, बात बुनियादी ये है कि बेटा मैं आज फिर आपको एक उम्मीद दिलाना चाहता हूँ। मैंने आज सुबह भी A2 की क्लास में बात की है, ठीक है, कि देखो एक चीज तो क्लियर हो गई है ना, या अभी भी उसमें किसी को डाउट है कि पेपर नहीं होंगे? अभी भी कोई ऐसा हीरो है जिसको डाउट है कि पेपर नहीं होंगे? एनीवन प्लीज? नहीं ना, नो डाउट एट ऑल। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक कटा तो खत्म हुआ है, एक कटा तो खत्म हुआ है कि अब आपके दिमाग से वो टेंशन खत्म हो गई, सर पेपर नहीं होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एविडेंस बेस होगा, ये होगा वो होगा। अब तो ट्विटर पे ट्रेंड भी नहीं रहा, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सर अवर स्कूल स्टिल गिव्स अस असाइनमेंट्स सेइंग कि वी स्टिल माइट गो एक्सपेक्टेड। गोली मार दो यार उनको जाकर, वो असल में आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने के लिए ऐसे कह रहे हैं। अदरवाइज पिछली जितनी भी आपने अपडेट्स देखी हैं, चाहे शफकत महमूद की अपडेट हो, चाहे मैम उजमा की हो,
जो कि कंट्री हेड है कैम्ब्रिज की पाकिस्तान की, वो हो या कोई कैम्ब्रिज की तरफ से डायरेक्ट अपडेट आई हो, आपने एक लाइन जरूर पढ़ी होगी। जी, आपने वो लाइन जरूर पढ़ी होगी। मोहम्मद हैदर क्या लाइन है? बस जिसको कोविड हो गया तो उसका साल वैसे ही जाया हो जाएगा। मोहम्मद हैदर, जिसको कोविड हुआ ना उसका साल पुत्र वैसे ही जाया हो जाएगा, तो अपने आप को कोविड से भी बचा के रखिए, ठीक है जी। चलो खैर जो भी है, थ्रेशोल्ड हाई होंगे कि लो होंगे, इस तरफ बाद में आता हूँ, इस तरफ बाद में आता हूँ। देखिए आपने उन तमाम, अच्छा एक सेकंड के लिए मेहरबानी करके मैसेजेस रोकोगे ताकि मैं अपनी बात तो कम से कम पूरी कर सकूं यार, मैं आपके मैसेजेस ही पढ़ी जा रहा हूँ। अच्छा सर वो, अच्छा प्लीज 2 मिनट रुकिए, प्लीज 2 मिनट रुकिए, मैसेज बंद कीजिए, मैसेज बंद कीजिए यार। अच्छा जो मैं बात कर रहा हूँ वही है, वो ये है कि हर रीसेंट अपडेट में एक जुमला तो उनका बड़ा कैटेगोरिक आया है, ठीक है, कि वी विल नेवर गो फॉर एक्सपेक्टेड असेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम, वी विल नॉट गो फॉर असेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम, आया कि नहीं आया? ठीक है, देयर बी नो परेड ग्रेड्स, ये वाला जुमला आपने 2-3 अपडेट्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जो मैं पहले दिन से बात कर रहा था वो अभी उन्होंने की है, हालांकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी वो क्या कह रहे हैं, स्कूल्स बंद, एकेडमीज बंद, सब कुछ बंद, फिर भी वो क्या कह रहे हैं, वी विल नॉट गो फॉर एक्सपेक्टेड ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो आपको कह रहे हैं सर फिर भी कोई चांस है कोविड की वजह से, तो आपसे दुनिया जान का ना बेवकूफ तरीन आदमी कोई भी नहीं। अब मैं आपको 2 बातें बताने लगा हूं। 2 तरह के बच्चे हैं इस वक्त, 2 तरह के बच्चे हैं इस वक्त। पहला बच्चा वो, बच्चों प्लीज मैसेजेस मत कीजिए, मैं नहीं, मैं आपको, मैंने कहा है ना मैसेज से मना किया मैंने आपको। अच्छा सुनिए प्लीज, मैं आपको 2 तरह के बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक वो बच्चे जो अभी भी इस उम्मीद में हैं कि पेपर्स का कोई कैंसिलेशन हो जाएगा, या ये हो जाएगा, या वो हो जाएगा, या लेटरम हो जाएगा, या पटरम हो जाएगा, या उन्होंने पढ़ाइयाँ सही नहीं की हैं, ठीक है, वो बेटा खुद को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, आपको पता है वो साथ साथ एक काम कर रहे हैं, वो उन बच्चों को फायदा पहुंचा रहे हैं जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पूछो कैसे, पूछो कैसे? जो बंदा खुद वेलियां मार रहा है या सोशल मीडिया में सरगर्म है, या कोई धरने दे रहा है, या कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, या इधर उधर जा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, बाकी सब कुछ कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, वो खुद को नुकसान तो दे ही रहा है, वो साथ साथ आपको फायदा दे रहा है। क्या फायदा दे रहा है आपको? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन तो उस उल्लू ने कराई हुई है, पेपर तो वो जाके देगा, पेपर जब वो देगा ओवरऑल रिजल्ट उसका, तो उसने तो तैयारी की नहीं है, रिजल्ट तो उसका खराब होगा, जब रिजल्ट खराब होगा तो थ्रेशोल्ड्स किधर जाएंगे? थ्रेशोल्ड्स नीचे जाएंगे, ठीक है। आपका फायदा कैसे होगा? आपका फायदा तब होगा जब आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका फायदा होगा। क्यों, कैसे? अगर आप पढ़े होंगे तो आपका फायदा ये होगा कि जनाब सर जी नाजुक सा दिल है, हाँ हमेशा दूसरों का फायदा सोचता है, सोचिए भाई, जाइए सोचिए, जाइए मत पढ़िए, मेरी क्लास में भी मत आइए, ठीक है, जाके धरने दीजिए, जाइए वहां जाके बैठिए, दूसरों का सोचिए, ठीक है, फिर आप खुद फेल होइए और घर से जूतियां खाते हुए ना घर से बाहर निकल जाइए। अपने माँ बाप के जो हलाल के कमाई है उसको हराम कीजिए, अपने उस्ताद की जो इतनी मेहनत है उसको हराम कीजिए, ठीक है, और जाके दूसरों का सोचिए। अपनी माँ का, अपने बाप का ना सोचना, अपने उस्ताद का ना सोचना, और लोगों का जाके सोचना, अपना ना सोचना। तो फिर जो ऐसा है ना जिसका नाजुक सा दिल है, हमेशा दूसरों को सोचता है, ठीक है, ना उसको अपने माँ बाप की फिक्र होती है, तो ना उसको अपने उस्ताद की फिक्र होती है, ना अपने फ्यूचर की फिक्र होती है, तो उससे बड़ा डोंकी कोई नहीं होता। जी मोहम्मद हैदर, ये जोन 4 पे बेस नहीं होगा, गलत कह रहे हैं आप, ठीक है, वो किसी ने अजीब, मैंने किसी की पढ़ी है स्टेटमेंट, उसको शायद सेंस नहीं है कि एक्सपेक्टेड ग्रेडिंग जिनकी होगी उनके थ्रेशोल्ड के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है जी। वो जो आपने कल परसों मैंने पढ़ा है वो स्टेटमेंट किसी पता नहीं आदमी का, आई डोंट नो, वो किसी ऑफिशियल का नहीं है, वो किसी आई डोंट नो किसी रैंडम गाय का एक स्टेटमेंट है कि पता नहीं एक्सपेक्टेड ग्रेड्स होगा तो उसकी वजह से थ्रेशोल्ड्स आए होंगे, शायद उस भाई को थ्रेशोल्ड्स का पता ही नहीं है कि वो बनते कैसे हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट जब जाता है तो उसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता, वो स्ट्रेट अवे ABCD, उसका कौन सा थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट का मसला ही क्या है कि उसमें थ्रेशोल्ड्स नहीं डिसाइड होता है, उसका तो रैंक ऑर्डर होता है, रैंक ऑर्डर के थ्रू ग्रेड्स बनते हैं, ठीक है। पेपर हुआ ही नहीं, थ्रेशोल्ड कहां से आ गए? सो थ्रेशोल्ड बनेंगे जो बच्चे पेपर देंगे, वो थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं। अब पेपर कौन देंगे? आप पाकिस्तानी पेपर देंगे, आप में से एक वो हैं जो
धरने पे जाते हैं या किसी प्रोटेस्ट पे जाते हैं वो पेपर देंगे, और एक वो है जो क्लास में बैठ के मेरी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, वो पेपर देंगे। हाँ जी। सो जो भी है जितने भी लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे, आपसे सिर्फ गुजारिश है, देखो बेटा आपका अभी पेपर देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी आप पेपर दोगे तो प्रैक्टिकल का सीन ऑफ है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में जाओगे तो वहां प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। अभी पेपर नहीं दोगे, आपकी पूरी छुट्टियां जाया हो जाएंगी, पूरी आगे 6 महीने ख्वार होते रहोगे। अभी एक महीना चलो मैं अभी भी कह रहा हूँ, ओके ओके, मलाइका ने कहा सर आपने कहा था अप्रैल में अगर किसी ने पढ़ना स्टार्ट किया तो नहीं होगा उससे। लो जी, आज मैं ना वो क्या कहते हैं, आखिरी कॉल दे रहा हूँ आपको, आखिरी कॉल दे रहा हूँ कि आज भी अगर किसी ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये महीना भी टिका के पागलों की तरफ पढ़ लिया, मैं गारंटी करता हूँ ये आएगा उसका। मैं अभी भी आपको उम्मीद दिला रहा हूँ, मैं अभी भी आपको उम्मीद दिला रहा हूँ। लेकिन हाँ, आज क्या 1 अप्रैल है, 1 मई को सॉरी मैं ये बात नहीं कर सकूंगा कि यार अभी भी पढ़ लो तो 3 दिनों में कुछ कर लोगे, नहीं। मैं अभी आपको कह रहा हूँ आपने पिछले दिनों नहीं पढ़ा सही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लॉकडाउन चलते रहे कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो यार, है मेहरबानी करो प्लीज, मेरे ऊपर नहीं खुद के ऊपर भी, चलो मेरे ऊपर एहसान कर लो, मैं उसको एहसान समझूंगा भाई, अपने वालिदैन के ऊपर कर लो यार, जिन्होंने इतनी इतनी मुश्किल से तुम लोगों को सारी आपकी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं वो, ठीक है। अब वो पढ़ाई होगी कैसे, अब पढ़ाई होगी कैसे, 75% प्रिपरेशन डिपेंड्स अपॉन, नो 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 नो, वो आपको लगता है आपकी आपकी प्रिपरेशन हो रही है भाई, नोट्स को अगर आपने 100% रट लिया, समझ लिया, ठीक है, पास पेपर्स तो आखिरी आपने कितने पास, आपको पता आपने कितने पास पेपर्स कर लिए, आपको मैंने 18 पेपरों में से, 18 नहीं, 18 18 टू 36, आपने जितनी वर्कशीटें सॉल्व किया वो 36 पेपरों में से निकलती थी, 36 पेपरों में से 2015 से 2020 के जो डिफरेंट वेरिएंट्स के 36 पेपर्स थे, उनमें से मैं सारी वर्कशीट्स निकाला करता था बना बनाकर, 36 पेपरों के सवाल आपने देख लिए हैं, तो आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है भाई। सिर्फ क्या है, हर महीने का ना हर वक्त की अपनी पढ़ाई का टाइम होता है, इस वक्त क्या क्या टाइम है, इस वक्त मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं अपनी फुल जान तोड़ कोशिश करूं और सिलेबस को ज्यादा डिले ना करूं, मैक्सिमम 18 तक जाऊं, मैक्सिमम 18 तक जाऊं, ताकि आपको उसके बाद 20-20 दिन एटलीस्ट जरूर मिले, 20 दिन जरूर मिले सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स करने के, सुबह दोपहर शाम दिन रात आपने बुक पकड़ी हो, हार्ड फॉर्म में बुक पकड़ी हो, टारगेट हो जाए बुक को शुरू से एंड तक खत्म करना, और फिर जो गलतियां हो वो गलतियां मुझसे ठीक करानी। सो हाँ, मेहनत कर रहे हैं, बस करते रहिए, ओके जी, आखिरी बात करते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो पुत्र सिंपल सी बात है, घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है, जो बंदा आखिरी दम तक मेहनत करता रहेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो लेफ्ट राइट के चक्रों में पड़ जाएगा, ठीक है, जो लेफ्ट राइट के चक्रों में पड़ जाएगा वो निकल जाएगा। जो भी मोहम्मद हैदर की तरह मुझसे फजूल और घटिया किस्म के सवाल पूछेगा, हैदर वैसे तो तू अच्छा पढ़ रहा होता है, लेकिन जब इस तरह की आप बात करते हो ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मैं यार एक ही चीज समझा रहा हूँ, तू फिर भी उसी लाइन पे चल रहा है, सर अगर एक्सपेक्टेड लग गए तो क्या होगा, तो तेरी ऐसी की तैसी होगी, ठीक है, नलायक आदमी, उल्लू कहीं का। मैं खत्म कर रहा हूँ उस एक्सपेक्टेड वाली बात को, पिछले दिनों स्टेटमेंट भी आई, मैंने स्टेटमेंट भी एक लाइन अंडरलाइन करके भेजी कि और कुछ ना पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो यार, इज देयर स्टिल टाइम फॉर पीपल हु हैवंट बीन वर्किंग, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, अभी भी अगर पढ़ लो, अभी भी पढ़ लो यार, यकीन जानो सफी, खाओ कसम, ठीक है, मोबाइल में से निकालो सारी चीजें, सारे व्हाट्सएप को छोड़ दो, व्हाट्सएप को छोड़ दो, इंस्टा को डिलीट करो, फेसबुक को डिलीट करो, नेटफ्लिक्स को डिलीट करो, सारी XYZ किस्म की चीजें डिलीट करो, ठीक है, सुबह दोपहर शाम दिन रात हर वक्त 8 घंटे सिर्फ मैक्सिमम सोने या खाने में लगाओ, 16 घंटे पढ़ाई में लगाओ, आई गारंटी विल गेट एन ए, आई गारंटी दैट। लेकिन उसके लिए आपको ये जो 30-40 दिन है, इन 30-40 दिनों को करके नई उम्मीद मिली है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिसका वो 10th को पेपर है, जिनका मैथ्स को छोड़ दें, अगर मैथ्स को छोड़ के बाकियों का जिनका 10th को पेपर है, अगर आज के हिसाब से दिन लगाए तो 40 दिन बनते हैं, 40 दिनों का चिल्ला काटो ना जरा सुथरा करके, हैं, सो वी हैव 33 डेज, ओके। अगर आप मैथ्स नहीं लेते तो आपके पास 40 दिनों का प्रॉपर चिल्ला है,
ठीक है, जैसे नहीं वो पीर फकीर या जो आमिल बाबा जाके चिल्ले पे जाते हैं, चिल्ले पे जाओ 40 दिन भाई, किसी भी दुनिया की चीज को हासिल करने के लिए सब बहुत बहुत टाइम होता है। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के लिए पहाड़ पे गए थे, वापसी में किताब मिली उन्हें, किताब और हिकमत से नवाजा खुदा ने, हैं 40 दिनों का बड़ा फिनोमेना है। 40 दिनों में जाओ ना तबलीगी जुमात में, तो पूरी जिंदगी इंसान दाढ़ी रखता है। 40 दिनों के रोजे अगर रख लो, 30 दिनों के रोजे इसलिए रखें कि अल्लाह ने कहा यार 40 दिन के रख लिए तो मसला ये हो जाएगा कि पूरी पूरी जिंदगी फिर उसको रोजा रखने की आदत हो जाएगी, इसलिए अल्लाह ने 10 कम कर दिया। अगर आप 40 दिन के लगातार रोजे रखें तो आपका दिल दिमाग ये करेगा कि रोजाना रोजा होना चाहिए। अल्लाह ने 40 नहीं 30 रखे हैं कि यार इसकी रूटीन पक्की ना हो जाए, हर रोज ही रोजा रखे। ठीक है, 40 डेज इज अ ग्रेट फिगर। ठीक है, पढ़िए, दबा के पढ़िए, चिल्ला काटिए, अपने आप को कमरे में बंद कीजिए, लेफ्ट साइड से निकलना बंद कीजिए। है जी, आज मैंने A2 के साथ भी ये बात की है, मैंने ओ लेवल्स को भी यही कहा, मैं आपको भी यही कह रहा हूँ। ये मेरी तरफ से बिल्कुल कहता है ना फाइनल कॉल है कि आपके बाद मैं ये नहीं कहूंगा। आपके बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने 10-15 दिन सिलेबस खत्म करने पे लगाने हैं। आपको पास पेपर्स का बोल दिया है, पास पेपर्स लीजिए, पास पेपर्स को 2 मार्क 4.5 सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, चेक कीजिए, नोट्स के साथ चेक कीजिए, मार्क्स इनसे कीजिए, प्रॉब्लम जहां जहां है उस पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और बल्कि एक काम करूंगा, आप ना एक और नंबर नोट करें, मैम मोमिना का नंबर है। इस नंबर पे अगर आप, मेरे पास टाइम नहीं होता मिसाल के तौर पर, तो आपको अगर किसी सवाल में प्रॉब्लम होता है, आपको अगर किसी सवाल में प्रॉब्लम होता है और आपको उसका कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं समझ आता, तो आप इस नंबर पे क्या करोगे, आप इस नंबर पे मैसेज करना, वहां से आपको जवाब मौसूल हो जाएगा। 0334 0527 385। दिस इज मैम मोमिना का नंबर, शी इज माई असिस्टेंट। ठीक है, वो तीनों सब्जेक्ट्स में, मैथ्स का तो ऐसे आपके साथ सर काशिफ असिस्ट करेंगे। ठीक है, फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जब तक मेरा सिलेबस खत्म नहीं होता, आप इस नंबर पे अपना कोई भी सवाल भेजेंगे, आपने जो सॉल्व किया होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होगी, वो आपको इस नंबर के व्हाट्सएप से आपको उसका जवाब आ जाएगा। दिस इज मैम मोमिनाज नंबर। आई हैव आस्क्ड हर कि जी मैम मैं आपका नंबर बच्चों को दे रहा हूँ, उनमें से अगर जिस किसी को भी प्रॉब्लम होगा किसी सवाल में तो आपको व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, कॉल शॉल नहीं करनी, सिंपल सा असूल बता रहा हूँ, इस नंबर पे अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप करना है। ठीक है जी जी हंजला जी, आपके सारी वर्कशीट्स ये बनाती हैं, इन्हीं मैम ने आपके सारे टेस्ट चेक करने होते हैं, ये आपकी वर्कशीट्स बनाती हैं, ये आपके टेस्ट शीट्स बनाती हैं। ठीक है हंजला, शायद आप, इन्होंने आपको एनी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन वी कैन आस्क, यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, ओके, वो आप मुझसे पूछिए। अहमद रहीम, कौन सा टॉपिक है जो नहीं समझ आया? इनसे सिर्फ आपने सवालों का प्रॉब्लम पूछना है कि सर इस सवाल में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं टॉपिक समझ आ गया, चलो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से प्रॉब्लम है, आप इनसे इस नंबर पे वो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक पास्ट पेपर क्वेश्चन, पास्ट पेपर के क्वेश्चन ही तो पूछने हैं भाई, क्या करते हो यार। अच्छा, आपको उन्होंने पेपर से पहले एक दिन पहले प्रॉब्लम्स कराए थे, कैसे कराए थे हंजला, कैसे कराए थे? जी सर, काफी अच्छे तरीके से समझाए थे। चलो इंशाल्लाह अभी भी वो आपको, जब तक मैं क्लासेस लेने में बिजी हूँ, आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम है आप इनसे कांटेक्ट कर सकोगे। ठीक है, ठीक है, चलो जी। सो अब हम क्या करेंगे, मुझे प्लीज बताइए, हमारा अभी कौन सी क्लास का टाइम है? एक सेकंड रुकेंगे, इस प्लीज नंबर को नोट कर लीजिए, सबके सब इस नंबर को नोट कर लीजिए प्लीज। लेकिन जो जेन्युइन प्रॉब्लम है प्लीज वो पूछनी है यार। एक सेकेंड, दिस इज एएस लेवल। फिजिक्स का टाइम है, हाँ अभी भी हमारे पास थोड़ा फिजिक्स का टाइम है। फिजिक्स का टाइम था कहाँ तक जी, 9:30 तक। तो थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ना है भाई, थोड़ा सा हमने अभी फिजिक्स कैरी करना है। और फिजिक्स में क्या कैरी करना है जी, फिजिक्स में क्या कैरी करना है, वेव्स वाला काम खोलें जी बच्चों। फिजिक्स में हमने वेव्स में, सर अभी केमिस्ट्री शुरू करते हैं, नहीं मुझे थोड़ा सा वेव्स पढ़ाना है। दिस इज अभी 9:30 नहीं हुए, अभी 9:30 नहीं हुए।
various waves. Yes, level waves cannot. प्लीज बताइए नोट्स शेयर हो रहे हैं? 10 o'clock तक ले जाना है ओके आमना केमिस्ट्री वैसे फिजिक्स के बाद होती है आई थिंक 9:20 तो हो गए मुझे लगता है 10 तो बज ही जाएंगे मुझे लगता है 10